ऐसा नहीं कर सकते कि पहले नंबर में 3 कर दिया, अगले में 2 कर दिया, अगले में फिर 3 कर दिया, अगले में फिर 2 कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता। एपी तभी बनती है जब हर बार हमने क्या ऐड किया, एक फिक्स नंबर ऐड किया है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आज हमारी सीरीज का है डे 5, जिसमें हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 से सभी चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज या आपकी केस स्टडी या फिर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट भी की थी। उम्मीद करता हूं पिछले 4 चैप्टर्स की जो वीडियोस थी आपको वो उसमें अच्छी लगी होगी। उसके रिजल्ट्स और जो उसके फॉर्मूले हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए थे और कुछ साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे कि इन चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन तो जरूर बच्चों ने करना है, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके भी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, सब डिस्कस करेंगे, सब समझ में आएगा। बस आपने कॉपी पेन लेके बैठना है और जितने फॉर्मूले बताऊंगा साथ साथ अपने कॉपी के अंदर लिखते भी जाना है, क्योंकि लिखने से भी बात बनती है, तो लिखते लिखते भी याद हो जाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर क्लास 10 से, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ना सीरीज होती है, एक नंबर्स का कलेक्शन होता है, जिसमें हर नंबर कैसे ऑब्टेन होगा, पिछली टर्म में से मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को छोड़कर, पहले नंबर को छोड़कर अगले नंबर जो मिलेंगे इनमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर। मतलब फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तो सेकेंड टर्म आएगी, इसमें फिर वही नंबर ऐड करेंगे, ये नंबर वही ऐड करना है तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी, इसमें फिर वही नंबर ऐड करना है, फिर एक टर्म आ जाएगी। तो जो ये नंबर्स हमें मिलेंगे इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 2, पहला नंबर है, पहले में मैं एक नंबर ऐड कर देता हूं। चलो मैंने 3 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा 2 + 3 5। मैंने 5 में फिर 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया 8। मैंने 8 में फिर 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया 11। तो ये जो नंबर हमें मिले हैं ऐसे ऐड करता जाऊंगा। ये जो हमें नंबर्स की सीरीज मिली है, जो लिस्ट मिली है, इसको हम बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर नंबर पहले को छोड़कर हर नंबर कैसे ऑब्टेन किया, पिछले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड किया है। इस कलेक्शन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर बात। जो ये फर्स्ट नंबर पर है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं जनरली ए के साथ। ये सेकंड टर्म है तो इसको डिनोट कर देंगे A2 के साथ, ये थर्ड टर्म है ये A3 के साथ, ये फोर्थ टर्म है तो ये A4 के साथ। ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हर नंबर को बोलते हैं टर्म्स, हर नंबर को बोलते हैं टर्म। ये फर्स्ट नंबर पर है तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे। जो ये फिक्स नंबर हमने ऐड किया है, एक ही नंबर ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले नंबर में 3 कर दिया, अगले में 2 कर दिया, अगले में फिर 3 कर दिया, अगले में फिर 2 कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता। एपी तभी बनती है जब हर बार हमने क्या ऐड किया, एक फिक्स नंबर ऐड किया है, और इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को जो ऐड किया है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ, स्मॉल डी के साथ, कॉमन डिफरेंस।
ये जो कॉमन डिफरेंस है जो ये मैंने ऐड किया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये कोई डेसिमल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ये डी है कोई फिक्स नंबर में पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अपॉन वाला भी हो सकता है और डेसिमल वाला भी हो सकता है। याद रखनी है बातें, डी आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात? चलो आगे, ठीक है, नोट करते रहना जरूर। उसके बाद यही बात मैंने लिखी है यहां पर भी, ईच नंबर इन द लिस्ट, एपी में ईच नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म, और डिनोट करते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन से। फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, और जनरली फर्स्ट टर्म को हमने किससे डिनोट करना है? A के साथ। ठीक है, जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल डी के साथ। स्मॉल डी आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल मतलब अपॉन वाली टर्म का हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में डेसिमल भी हो सकता है, जो मैंने अभी बताया। ठीक बात? चलो आगे। उसके बाद आता है मेरे पास, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्वेश्चन में कह दें कि चेक करो ये एपी है या नहीं है। मान लो आपने क्या किया, एक आपके पास एपी है सपोज -1, -3, -7, -15 ले लेते हैं चलो, एंड सो ऑन। आपको कह रहे हैं कि इसमें डी निकाल लो, इसमें क्या निकाल लो? डी, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यानी इसमें ऐसा क्या ऐड किया गया है वो बताओ। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है हमने, कैसे निकालते हैं डी, ये मैंने लिखा हुआ है। A2 में से A1 क्या कर दो? माइनस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपने क्या कर दी? नहीं माइनस, तो आपका क्या निकल आएगा? डी। जैसे आपने डी निकाला, यहां पे A2 कितना है? -3 माइनस, और A1 कितना है? वो -1 है, तो यहां पर आ गया -3, यहां पर आ गया +1, ये बन गया -2। तो अगर ये एपी है तो डी ऐसे निकाल सकते हैं। किसी भी एपी का अगर मुझे डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा A2 में से A1 माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, अगले वाले में से पिछली टर्म क्या कर लो? माइनस कर लो। A5 में से A4 माइनस कर दो, A10 में से A9 माइनस कर दो, वो चॉइस आपकी है। अगली टर्म में से उससे पिछली टर्म हमने क्या कर देनी है? माइनस। तो डी निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक बात? पक्का? ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एपी कैसे ऑब्टेन होती है, जनरल सी बात बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अगर ए में मैं कॉमन डिफरेंस यानी डी ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस डी बन जाएगा। अगर इसमें फिर डी ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। अगर इसमें मैं फिर डी ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 3d। तो जनरली कोई भी जो एपी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, पहली टर्म को a, उसमें d ऐड कर दिया, a प्लस डी बन गया, इसमें फिर d ऐड कर दिया, a प्लस 2d बन गया, इसमें फिर d ऐड कर दिया, a प्लस 3d बन गया। तो कोई भी एपी इस फॉर्म की होती है। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने अभी बताया कि अगर मुझे कोई चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो मुझे उसका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। जैसे मैंने इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? A2 में से A1 क्या कर लिया? माइनस। मैं क्या करूंगा, एक बार और निकाल के देखूंगा डी। इस बार A3 में से A2 माइनस करके देखता हूं। A3 कितना हमारे पास? -7, माइनस A2 कितना है मेरे पास? -3। ये बन गया -7 + 3, यहां पर आ गया -4। मैंने देखा जी यहां पर तो डी कितना आया है? -2।
यहां पर डी कितना है -4, ये तो सेम नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पेपर में पूछ लें चेक करो कि ये गिवन एपी है या नहीं है, एक सीरीज दे देंगे, चेक करो एपी है या नहीं है, तो आपने डी जो है वो दो तरीके से निकाल के देखना है। एक बार a2 माइनस a1 कर लो, एक बार a3 माइनस a2 कर लो। अगर डी सेम आ गया तो एपी है, अगर डी सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं है। यही मैंने रिजल्ट में लिखा हुआ है। अगर मुझे चेक करना है तो मुझे डी चेक करना पड़ेगा, अगर वो सेम आएगा तो एपी है, नहीं तो वो एपी नहीं है। रिजल्ट नोट जरूर करें बच्चों। चलो आगे, क्लियर? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है, आपको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात बोलते हैं कि मुझे बताओ कि एक सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था कि आपके पास 1000 रुपए हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए या कहीं पे भी डिपॉजिट करवाए, और वो डिपॉजिट करवाने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% मिलेगा। कहते हैं जी पहले साल पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो वो सिंपल इंटरेस्ट हर साल के बाद मिलेगा, क्या वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो मुझे क्या करना है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। या ऐसा भी कर सकते हो, 1000 का 10% निकाल लो, वो पहले साल का आ जाएगा। 1000 का कितने? 10%। 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। मतलब एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 100 रुपए। अब ये जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में, ये 100 रुपए इसमें ऐड तो नहीं करने हमने, यानी अगले साल जब मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा तो मैं 1000 पे ही निकाल लूंगा, 10% ही रेट लूंगा। और अगर 1000 पे 10% निकालूंगा फिर से कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। यानी 2 साल के बाद पहले साल के बाद मुझे कितने मिल रहे हैं? 100 रुपए। दूसरे साल में भी कितने मिल रहे हैं? 100 रुपए। तीसरे साल में भी ये चेंज थोड़ी हो जाएगा 1000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में ये चेंज नहीं होता। तो तीसरे साल भी मुझे 1000 का 10% कितना मिलेगा? 100 रुपए। हर साल पे मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं। क्या ये 100 रुपी सिंपल इंटरेस्ट जो बना, क्या ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बना रहा है। चेक करके देख लो, डी निकाल लो। डी कैसे निकालते हो? a2 माइनस a1 करोगे और एक बार क्या करोगे? a3 माइनस a2 करोगे। तो एक बार तो मैंने 100 माइनस 100 कर दिया, ये तो 0 आ गया, और दूसरी बार भी 100 माइनस 100 कर दिया, ये भी 0 आ गया। तो ये बात आपको नोट करनी है, जब भी आपको ये बोले कि आपकी जो गिवन एपी है वो सिंपल इंटरेस्ट वाली, एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी बनाता है पर कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं बनाता। जैसे इसमें भी क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ये था कि बताओ अगर हम लोग 1000 रुपए डिपॉजिट कराते हैं 10% के रेट पर, एक साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इंटरेस्ट मिल पे पूछ सकते हैं, अमाउंट पे पूछ सकते हैं। जैसे मैं समझा देता हूं, 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए, 10% क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे बताओ 1000 का 10% क्या बनेगा? 1000 का 10% क्या बनेगा? 1000 का 10% कितना बनेगा? 100 रुपए बनेगा। पहले साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिल गया? 100 रुपए। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट अगर 100 रुपए मिल गया तो ये 100 रुपए तो इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। यानी 1000 रुपए में ये प्रिंसिपल जो है इसमें 100 रुपए ऐड हो जाएंगे इंटरेस्ट के। अब मेरे अमाउंट कितना बन गया? 1100 बन गया। अमाउंट कितना बन गया? 1100। यानी एक साल के बाद 1000 से मेरे पास कितने बन गए?
1100 रुपए बन गए। अब ये 1100 रुपए सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब मुझे अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 पे मिलने वाला है, 1100 पे। अब मैं 10% जो निकालूंगा वो किसका निकालूंगा, 1100 का। तो मैं 1100 रुपए का क्या निकाल लेता हूं, 10% निकाल देता हूं। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, कितना आ गया, 110 रुपए। पहले साल मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिला था, अब अगले साल मुझे कितना मिल रहा है, 110 रुपए। यानी मेरे जो 1100 रुपए बन गए थे उसमें 110 रुपए और ऐड कर दिए, ये बन गए 1210 रुपए। ये मेरा 2 साल के बाद मेरे खाते में पैसे हो गए। अब अगले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 पे थोड़ी मिलेगा, वो तो 1210 पे मिलेगा। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इस 1210 रुपए पर 10% का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। 20 से 20 कट गई, ये कितना आ गया, 121 आ गया। अब मुझे जो ये इंटरेस्ट होगा ये इस वाले अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी 3 साल के बाद मेरे पास इंटरेस्ट जुड़कर टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, टोटल पैसे जो हो गए मेरे पास ये हो गए 1331 इतने पैसे हो गए। अगर तुमसे इंटरेस्ट पूछ ले कि इंटरेस्ट एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इंटरेस्ट चेक कर लो, एपी तो नहीं बना रहा। यहां पे डी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां पे डी कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो एपी तो नहीं बना रहा। इंटरेस्ट का पूछे तो इंटरेस्ट का चेक कर दो, अगर अमाउंट का पूछ रहे हैं तो अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट भी चेक कर लो, इसमें भी डी निकाल के देख लो। A2 माइनस A1 एक निकाल लो और A3 माइनस A2 एक निकाल लो, आप देखोगे ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी अमाउंट के ऊपर, किसी भी पैसों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी वो एपी बनाता है, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो वो एपी नहीं बनाता है। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे, याद रहेगा, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा ये, तुक्का मारने में बहुत हेल्प करेगा। एपी है कि नहीं है, नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो एपी बनाएगा। ठीक, चलो आगे। ओके, रिजल्ट याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो, मान लो आपके पास एक एपी है -1, -3, -5 एंड सो ऑन। ये तो आपको पता है जी, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपको पता है सेकंड टर्म है, ये आपको पता है थर्ड टर्म है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी 500th टर्म बताओ कितनी आएगी, तो क्या तुम बार बार ऐड करते जाओगे, नहीं करोगे। तो ऐड नहीं करोगे, इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है। बनाया क्या है, अपने आप बन गया है फॉर्मूला। कैसे बन गया, याद करो, हमने बोला था कि एपी में फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म कैसे निकालते हो, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हो, क्या बन जाएगा, a प्लस डी बन जाएगा। अगली में फिर जब d ऐड करोगे तो ये थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस 2d बन जाएगी। कौन सी टर्म बन गई, थर्ड टर्म बन गई। अगर मैं इसमें फिर d ऐड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 3d बन जाएगा, और ये कौन सी टर्म बनेगी, फोर्थ टर्म बनेगी। तो मैं ये बात नोट कर रहा हूं, जब हम a2 निकाल रहे हैं तो यहां पे 1d आ रहा है, जब हम a3 निकाल रहे हैं तो यहां पर a प्लस 2d आ रहा है, जब मैं a4 निकाल रहा हूं तो यहां पर 3d आ रहा है, और जब मैं a1 निकाल रहा हूं तो यहां पे कितना आ रहा है, 0d आ रहा है। तो इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे अगर मैं चलता हूं तो जो an आएगा वो कितना आएगा, इससे एक कम आएगा, यानी n-1 इंटू डी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं तुम्हें कहूं a10 बताओ कितना आएगा, a10, तो तुम क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 4 था तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 10 है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बस यही पैटर्न आपने फॉलो करना है कि किसी भी नंबर की जब टर्म निकालनी होगी तो यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा जनरल फॉर्मूला है। अगर किसी भी एपी में
nth टर्म निकालनी है, किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है कि 500वीं टर्म कौन सी है, ठीक है, 50th टर्म कौन सी है, 100th टर्म कौन सी है, तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर तुम्हें बोले A2 बताओ कैसे निकालोगे, तो यहां 2 है तो यहां 1D कर दोगे, यहां A3 है तो 2D कर दोगे, A4 निकालना है तो A प्लस 3D कर दोगे, A10 निकालना है तो A प्लस 9D कर दोगे, A50 निकालना है तो A प्लस 49D कर दोगे। फॉर्मूला ये है, बस ये याद रख सकते हो, जिस भी नंबर की टर्म निकालने है उससे एक कम कर देना। ठीक है, अगर n निकालना है तो n से एक कम कर देना, n-1 करके कर देना। बात देखिए, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर, चलो आगे। ठीक, उसके बाद अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिखा होता है उन क्वेश्चन में, सब में कॉमन सी बात समझना क्या है। आपसे कह दें कि कोई एपी दे दी, कौन सी टर्म, इस एपी में कौन सी टर्म 150 है, इस एपी में कौन सी टर्म 0 है, चेक करो कि -78 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, कौन सी टर्म 7 मोर है देन द 32nd टर्म। जब ये आ जाए ना, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी टर्म 150 है, कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म नेगेटिव है, कौन सी टर्म 7 मोर है, तो आपको हमेशा उस नंबर को nth टर्म लेट करना है। जैसे मुझे चेक करना है कि इस एपी में, किसी भी एपी में, कि 150 आएगा कि नहीं आएगा, लेट कर लेंगे कि वो 150 nth टर्म पे आएगा। कौन सी टर्म 150 है, n टर्म 50 है, कौन सी टर्म नेगेटिव है, nth टर्म नेगेटिव है, कौन सी टर्म -78 है, nth टर्म -78 है। ठीक है ना, कौन सी टर्म 0 है, लेट कर लेंगे n टर्म 0 है, और यहां से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि फटाफट से इसके बारे में भी बात बता दो, कंफ्यूज नहीं होना। आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछ लें कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म 150 है, भाई n टर्म लेट करना है और n निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, पक्का, ठीक। n कभी भी याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारा, आपने n टर्म लेट किया और n निकाला, वो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये उस एपी में नहीं आएगा, 0 उस एपी में नहीं आएगा। अगर n आपका पूरा पूरा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो वो पॉसिबल है। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर वो एपी में नहीं आएगा, याद रखनी है बात। ठीक, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये 5.2 में है, 5.2 में, ये लगभग मेरे ख्याल से 16-17 क्वेश्चन है, और एक एग्जांपल भी दे रखे। आपसे पूछा जाता है कि इस एपी की 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20वीं टर्म निकालो। किससे निकालो, पीछे से 20वीं। आगे से 20वीं निकालने का तो तरीका पता है मुझे, कि मुझे A20 निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, A प्लस 19D कर दूंगा, ये तो आगे से है। पर क्वेश्चन कह रहा है पीछे से निकालो, तो अगर तुम्हें पीछे से निकालना है तो फॉर्मूला समझ लो क्या है। यहां पे तो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, और जब पीछे से निकालेंगे तो लास्ट टर्म लेनी है आपने पहले। क्या लेनी है, लास्ट टर्म। और यहां प्लस नहीं लेना, यहां पे क्या लेना है, माइनस, n-1 इंटू में d। फॉर्मूले में फर्क समझ लो क्या है। अगर तो आगे से निकालना है, फ्रंट से निकालना है, आगे से 20वीं टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। पर अगर पीछे से निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम आ सकता है, जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला बता रहा हूं, पीछे से लास्ट टर्म,
पीछे से 20th टर्म, पीछे से 20th टर्म करके दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं। इन्होंने क्या बोला है, पीछे से 20वीं टर्म निकालो, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, तो यानी मुझे ए एन का फॉर्मूला, आप पीछे से बोल रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितनी है 253 माइनस एन कितना है 20 टर्म निकालनी है तो 20 माइनस 1 करेंगे, और डी कितना हमारे पास A2 में से A1 क्या कर लोगे माइनस 8 माइनस 3 5, तो यहां पर आ गया 253 माइनस में आ गया 19 के मल्टीप्लाई में 5, 19 5 जा 95 माइनस कर देंगे 13 में से 5 माइनस कर देंगे 8, 14 में से 9 माइनस कर देंगे 14 में से 9 माइनस कर देंगे 5 और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, 13 में से 5 माइनस करेंगे 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, ठीक है 158 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद रखना है, पीछे से निकालना है तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, आगे से निकालना है तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फर्क है, बस यहां फर्क है, यहां पर सिर्फ यहां पर फर्क है, याद रहेगा, नोट जरूर कर ले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट मेरे पास रिजल्ट आता है, इफ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये भी बहुत एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये बात याद रखना, आपकी जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का आएगा वही डिफरेंस 100वीं टर्म का आएगा, वही डिफरेंस 1000वीं टर्म का आएगा, वही डिफरेंस 1 लाख टर्म का भी आएगा। जिस भी तरीके से ले लो, किन्हीं भी दो सेम नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। नोट करनी है बात, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक में है क्वेश्चन 5.2 में, कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो बताओ उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा। तो लॉजिकली आप बस ये याद रखो, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो दो एपी हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी हमेशा 100 ही आएगा। अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 ही है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100 आएगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100 आएगा। अगर मैं बोलूं 500 टर्म का सम कितना डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 100 ही आएगा, अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो। याद रखनी है बात ये वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें बोल रहा है कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एक की जो फर्स्ट टर्म है वो मान लेते हैं 5 दे रखी है, और जो दूसरा एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 4 दे रखा है। कह रहा है जी दोनों एपी की 100 टर्म बताओ कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी। अब समझो दो एपीज है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इनकी जो भी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, तो उनकी 100 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। अगर बोल दे 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, भाई वो भी 1 ही आएगा। जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का आएगा वही डिफरेंस 10th टर्म का आएगा, वही डिफरेंस 100 टर्म का, वही डिफरेंस 1000 टर्म का। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा भाई। क्लियर, चलो आगे, रिजल्ट जरूर नोट करना है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो दूसरी बुक में पढ़ रहा था मैं एपी से आते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर्स इन एपी। अब सिंपल सी बात समझो, 3 नंबर्स है और वो एपी में है। अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर्स आर इन एपी जिनका सम 21 है, जिनका प्रोडक्ट इतना है, तो आपको वो 3 नंबर लेट करने होंगे। अगर तो बोले कि 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में है, तो वो ऐसे लेट करोगे, पहला नंबर ए माइनस डी, दूसरा नंबर ए
और तीसरी टर्म जो है वो a प्लस डी। तीन नंबर्स अगर एपी में बोल रहे हैं, तीन नंबर एपी में है, तो एक लेना है a माइनस डी, एक a लेना है और एक a प्लस डी लेना है। अगर बोल दीजिए चार नंबर एपी में है तो फिर दूसरा तरीका है a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। अगर चार नंबर बोले हैं एपी में, और अगर पांच नंबर एपी में बोल रहे हैं तो कैसे लेट करने हैं? एक लेना है a माइनस टू डी, एक लेना है a माइनस डी, एक a लेना है, एक a प्लस डी लेना है और एक a प्लस टू डी लेना है। जैसे यही क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इन्होंने बोला है तीन नंबर एपी में है जिनका सम 21 है और जिनका प्रोडक्ट 231 है। तीन नंबर बोल रहे हैं तो आपको लेट करना है थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स हमने क्या लेट कर लिए? a माइनस डी, a प्लस डी लेट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है जी इन तीनों का सम, इन तीनों नंबर का सम 21 है और तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 231 है। तो मैंने सम भी कर लिया, प्रोडक्ट भी कर लिया। देखते हैं, ये d माइनस का है, ये d प्लस का है, तो कैंसिल। ये तो बन गया 3a इज इक्वल टू 21 और a की वैल्यू आ गई 7। अब ये 7 मैं यहां रख दूंगा तो d निकल आएगा। a की जगह लिखा 7 माइनस डी, a की जगह 7, अब बीच में ना लिख के इसको मैं आगे लिख दूं, a प्लस डी यानी 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। यहां पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 7 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 33 आ गया। माइनस डी स्क्वायर यही रखा और ये प्लस का 49 उधर जाकर माइनस का 49, ये माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16, ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका जो डी आ गया ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो याद रखना जी जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों लेने होते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? प्लस का 4 या फिर माइनस का 4, प्लस का 4 या फिर माइनस का 4। अब देखो a भी निकल आया और d भी निकल आया। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपके तीन नंबर भी आ जाएंगे। एक बार d प्लस का लेना है, एक बार d आपने माइनस का लेना है, तीनों बार नंबर आएंगे वो सेम ही आएंगे। याद रहेगी बात। तीन नंबर की बात करेंगे तो ऐसे लेट करना है, चार नंबर की बात करेंगे तो ऐसे लेट करने हैं, पांच नंबर की बात करनी है तो ऐसे लेट करनी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी है, पूछा भी जा सकता है, नोट कर लेना जरूर। ठीक है, चलो आगे। ओके, उसके बाद क्या आता है? अब जैसे आपको पूछ दें कि जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने प्रॉपर, कह रहे जी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये नंबर एंड दिस नंबर आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर तीन नंबर आपको दिए हैं और वो एपी में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए जब ये तीन नंबर एपी में है तो दोनों का जो d है वो सेम आना चाहिए, जो d आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। यानी a2 में से a1 माइनस करो या फिर a3 में से a2 माइनस करो, तो ये दोनों क्या आने चाहिए? सेम ही आने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर तीन नंबर एपी में है तो दोनों का d क्या आएगा? इक्वल आएगा। और अगर d इक्वल आएगा इसका मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 को इक्वल कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन पूछा है k की वैल्यू फाइंड करो कि ये तीन नंबर आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये तीनों अगर एपी बना रहे हैं तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल आना चाहिए। रख के देख लेते हैं। a2 कितना है हमारे पास? 4k माइनस 6 माइनस a1 कितना है हमारे पास? 3k माइनस 2। अब याद रखना एक नंबर की जगह जब दो नंबर लिखेंगे तो ब्रैकेट में जरूर लिखना है, इक्वल टू। a3 कितना है? a3 हमारे पास है k प्लस 2 माइनस a2 कितना है? 4k माइनस 6, तो यहां पे ब्रैकेट लिख दी।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको 3 नंबर बोले कि एपी में है तो दोनों का डी जो आएगा वो सेम आएगा, यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल आएंगे। यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं सभी रिजल्ट बता रहा हूं, जितने भी रिजल्ट इस चैप्टर में बनते हैं दूसरी बुक से भी अगर कोई सामने आता है तो वह मैं जरूर यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर? चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं और क्या है। अब आ जाते हैं अपने सम वाले क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई एपी दे दें और आपको कहें कि इनको ऐड करके दिखाओ, जैसे यहां पे है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कितने टर्म है? 10 टर्म्स है, इनको ऐड करके बताओ। अब क्या आप इसको ऐड करोगे कि 2 में 5 जोड़ा, 2 में 7 जोड़ो, 7 में 12 जोड़ो, ऐसे एपी की टर्म लिखोगे और सबको ऐड करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले भी 2 तरीके से। क्या है वो 2 तरीके? अगर तो किसी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इस एपी का सम बताओ, और उस एपी के सम के लिए उस एपी में लास्ट टर्म नहीं पता है, एक तो ये क्वेश्चन चेक करो, एक ये क्वेश्चन चेक करो, क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में? यहां पे तो ये बोल रहा है कि 2, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ऐसे कितने टर्म है हमारे पास? 10 टर्म्स हैं, यानी n मेरे पास 10 है। पर ऐसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम बताओ, तो ये 84 टर्म थोड़ी है, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस, और प्लस में ये लास्ट टर्म है। अगर ऐसे आता है तो ये लास्ट टर्म है, और अगर ऐसे आ रहा है तो ये लास्ट टर्म नहीं है, ये आपका क्या है? n है। ये क्या है? आपका n है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, आपको पता है इस एपी में 50 टर्म्स हैं, आपको पता है इस एपी में 100 टर्म्स है, तो सम निकालने का फॉर्मूला अलग है। और अगर आपको यह पता है कि इस एपी की लास्ट टर्म 84 है, लास्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म -230 है, तो आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर इसके लिए आपको सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? n। और वो n कैसे निकालोगे? इस लास्ट टर्म को आप लेट करोगे कि ये nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म है। भाई अगर ये 84 50वें नंबर पर आता है, अगर ये an ये A50 बनता है, तो इसका मतलब CP में 50 टर्म ही तो बनेंगे। तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस लास्ट टर्म को पहले मैं an लेट करूंगा, और an लेट करके मैं यहां से n निकालूंगा। an लेट करके मैं क्या निकालूंगा? n, और n निकाल कर फिर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या है फॉर्मूला सम का? अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म नहीं पता, पर अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो पहले स्टेप मुझे इस लास्ट टर्म से क्या निकालना पड़ेगा? n। और अब चाहूं तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं अब तो मैं। पर कैलकुलेशन आसान किससे बनेगी? n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। n पहले निकाल लोगे, फिर a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, इसको l लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू में a प्लस an, ये भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। अगर तो लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये फॉर्मूला, और अगर लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म से पहले आपको n निकालना पड़ेगा, n से फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, याद रहेगा दोनों फॉर्मूले। ये सम का फॉर्मूला है, किसी एपी को मुझे ऐड करना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट चलते आगे। ओके जी, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है और आपको एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
अगर आपको कहते हैं कि एक एपी दे रखी है, पता नहीं वो एपी क्या है, हमें नहीं पता एपी क्या है, हाँ ये जरूर दे रखा होगा कि आपको एक nth टर्म का सम दे रखा है, n टर्म का सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, और आपको कहेंगे कि भाई इसकी 10th टर्म निकालो, सिर्फ इतना ही दिया है और आपको कहेंगे 10th टर्म निकालो, या फिर आपको कह देंगे भाई इसकी 3rd टर्म बताओ। अगर ऐसा बोल दे तो क्या करोगे? सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर तुम्हें A10 बोल रही है तो आप क्या करोगे, S10 में से S9 माइनस कर दोगे। अगर तुम्हें Sn से A3 कह रहे हैं निकालने के लिए, A3 कह रहे हैं निकालने के लिए, तो बस आपने क्या करना है, S3 में से S2 माइनस कर देना है। जिस भी नंबर की वो टर्म कह रहे हैं, अगर वो 100वीं टर्म कह रहे हैं तो आप क्या करोगे, S100 में से S99 माइनस कर दोगे। अब ये आएंगे कहां से भाई, यहां पे वैल्यू पुट करो ना, यहां पे वैल्यू पुट करो। अगर A10 निकालना है तो आपने S10 में से S9 माइनस करना है, तो एक बार n की जगह 10 रखो, एक बार n की जगह 9 रखो, जो आंसर आएगा दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो वही लिखा है मैंने। अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो S2 में से S1 माइनस कर दो, अगर A3 निकालना है तो S3 में से S2 माइनस कर दो, अगर A10 निकालना है तो S10 में से S9 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक बात, याद रहेगी बात, ये पक्का याद रहेगी। Sn से हम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कर ही देता हूं, चलो फटाफट। अगर तुम्हें कह दें Sn दे रखा है और तुम्हें कह रहे हैं 10th टर्म निकाल लो, तो ऐसा करो, n की जगह एक बार रख लो 10, एक बार रख लो 9, n की जगह पर एक बार रख लो 10, तो S10 कितना आ जाएगा, 4 इंटू में n की जगह 10 लिख दिया और ये 10 का स्क्वायर, 4 10 जा 40, 10 का स्क्वायर 100, यहां पर तो आ गया माइनस का 60। ठीक है, आ गया। और जब मैं n की जगह में 9 रखूंगा तो S9 आ जाएगा, कितना बनेगा, 4 इंटू में 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये तो बन गया 36, ये बन गया 81, माइनस कर लेते हैं इसको, यहां पर आ जाएगा 11 माइनस 6 5 और 7 माइनस 3 4, ये माइनस का 45 आ गया। S10 भी आ गया, S9 भी आ गया, अब दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस। तो A10 निकालना था तो S10 में से S9 क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब माइनस 60 में से माइनस कर दो माइनस का 45, तो माइनस 60 प्लस 45, आंसर आ जाएगा माइनस का 50। ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेंगे, ये जितने भी रिजल्ट बता रहा हूं आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर ये कहते हैं सर एमसीक्यू में बहुत टाइम लग जाता है। भाई वो टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं होते, अगर देखे भी होते हैं आपको लॉन्ग कट पता होता है उनका, शॉर्टकट तो पता ही नहीं होता। इसलिए मैंने स्पेशली टाइम निकालकर मैंने सोचा कि इसी के ऊपर वीडियोस बनाए जाए ताकि आपको फायदा मिल सके। ठीक है, अगर आप इसके बाद भी नहीं पढ़ोगे तो बेटे फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूलाज मैंने इस पे डिस्कस कर दी, सारे फॉर्मूला चैप्टर 5 के जितने भी थे, जितने मेरे को दिखाई दिए, जितने मेरे सामने हैं, जितनी मेरी नॉलेज है, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में भी पूछे गए हैं, पहले भी आए हुए हैं, वही मैंने यहाँ पर सारे डिस्कस किए हैं। और उम्मीद करूंगा आपको बहुत समझ में आया होगा, नोट भी जरूर किए होंगे और प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे सबके। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है यूजफुल है अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।